जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मौसम विभाग ने झारखंड के 9 जिलों में आज से 14 जून तक तेज हवाओं और वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। संभावित खराब मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने तथा आपात स्थिति के लिए राहत व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आम लोगों से भी इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को केवल खनिज निकालने वाले राज्य के बजाय मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी बनाने की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। राज्य को उद्योग एवं रोजगार का नया केंद्र बनाने के लिए उन्होंने टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी और एआई बेस्ड माइनिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश को बढ़ावा देने और युवाओं को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने पोषण वाटिकाओं, कुपोषण मुक्ति अभियानों, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विस्तार और पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं तथा डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल जैसी योजनाओं की प्रगति साझा की। झारखंड को खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग के साथ साथ राज्य में एआई आधारित सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित करने की बात कही गई। केंद्र सरकार से प्रमुख मांगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र से कोयला कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख रुपए करोड़ के भुगतान, जल जीवन मिशन की 6,000 करोड़ रुपए की शेष राशि जारी करने और केंद्रीय उपक्रम वाले क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग की। रांची जिला प्रशासन द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आगामी 13 और 14 जून 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की मैपिंग के लिए 2 दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार ये कैंप सुबह 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक चलेंगे, जिसमें संबंधित बीएलओ उपस्थित रहकर मैपिंग का कार्य पूरा करेंगे। हालांकि जनगणना कार्य में तैनात बीएलओ सुबह 8 बजे से केवल अपराह्न 1 बजे तक ही बूथों पर उपलब्ध रहेंगे। इस अभियान की सफलता के लिए सभी निर्वाचक और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर सतत निगरानी, पर्यवेक्षण और कर्मियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे इस विशेष गहन पुनरीक्षण को हल्के में न लें और निर्धारित तिथियों पर अपने नजदीकी कैंप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर अपनी मैपिंग जरूर कराएं। साथ ही किसी भी जन शिकायत के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर अबुआ साथी 9430328080 जारी किया गया है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रांची के सर में मनरेगा और जेएसडब्ल्यूएम कर्मियों के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय एआई आधारित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के विजन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पुणे और बेंगलुरु के विशेषज्ञों द्वारा डेटा एनालिटिक्स और ग्रामीण सुशासन में एआई के व्यावहारिक उपयोग के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य एआई जोड़ ह्यूमन इंटेलिजेंस जोड़ एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस मॉडल के जरिए प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाकर ग्रामीण विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग को सुदृढ़ करना है। नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में गुरुवार को आदिवासी संगठनों और जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों व किसानों ने मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल मार्च निकाला, जिन्हें प्रशासन ने कांके के ब्लॉक चौक पर रोक दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हजारों परिवारों की आजीविका बचाने के लिए सरकार उपजाऊ कृषि भूमि के बजाय किसी बंजर या गैर कृषि भूमि पर इस स्वास्थ्य संस्थान का निर्माण करे। अपनी जमीन और पहचान की रक्षा के लिए ग्रामीणों ने मांग पूरी होने तक शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। रांची के रिम्स स्थित क्षेत्रीय नेत्र संस्थान रियो में एयर कंडीशनिंग एक्ट सिस्टम ठप होने के कारण आय और एंट विभाग के कई ऑपरेशन टालने पड़े, जिसका जिम्मेदार रिम्स प्रबंधन ने लापरवाही बरतने वाली एजेंसी सुविधा शिनलो प्राइवेट लिमिटेड को ठहराया है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए प्रबंधन ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रॉमा सेंटर की जिम्मेदारी संभाल रही एजेंसी को रियो में एक्ट संचालन का काम सौंप दिया है। अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर इस बड़ी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए रिम्स प्रशासन ने दोषी एजेंसी के खिलाफ दर्ज कराने का फैसला किया है और सुचारू संचालन के लिए डॉक्टरों व प्रबंधकों की एक नई निगरानी टीम का गठन किया है। एनजीटी द्वारा बालू खनन और परिवहन पर रोक के बावजूद धनबाद में अवैध ढुलाई की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने बस स्टैंड के पास विशेष छापेमारी कर बिना वैध चालान के करीब 200 घन फीट बालू ले जा रहे 2 वाहनों को जब्त किया है।
खनन निरीक्षक श्याम नंदन सिंह व अन्य अधिकारियों की टीम ने स्पष्ट किया है कि एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने और बिना चालान खनिज परिवहन करने वालों के खिलाफ जिले भर में ये सख्त कानूनी अभियान लगातार जारी रहेगा। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में चोरी छिपे अवैध खनन बालू की हो रही, इसे रोकने के लिए अधिकारियों में इच्छाशक्ति की है जरूरत। रांची यूनिवर्सिटी आरयू ने स्नातकोत्तर पीजी सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत अब पहली मेरिट लिस्ट 13 जून को प्रकाशित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दाखिला प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए शेड्यूल में ये बदलाव किया गया है, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन चरणबद्ध तरीके से होगा। प्रशासन ने हजारों आवेदकों को अपने आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने और किसी भी अफवाह से बचते हुए केवल आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं पर ही भरोसा करने की सलाह दी है। पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत में आरोपी नंदलाल स्वर्णकार की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन मुख्य गवाह के पेश न होने पर अदालत ने अगली तारीख 18 जून तय कर दी है। यह मामला 2016 की नोटबंदी के दौरान 25.38 लाख रुपए के पुराने नोटों की जब्ती से जुड़ा है, जो जांच में दिनेश गोप द्वारा लेवी और रंगदारी से जुटाए गए पाए गए थे और बाद में एनआईए ने इस मामले को रांची पुलिस से टेक ओवर कर लिया था। इस गंभीर मामले में जांच एजेंसी ने दिनेश गोप, नंदलाल स्वर्णकार और गुजरात के नवीन भाई सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की है, जिसके चलते आगामी सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। झारखंड पुलिस ने विदेश में बैठकर रंगदारी और अपराध का नेटवर्क चला रहे गैंगस्टरों जैसे प्रिंस खान और राहुल सिंह के खिलाफ इंटरपोल की मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सीआईडी ने सभी जिलों के कप्तानों को पत्र भेजकर विदेश फरार अपराधियों की जानकारी जैसे पासपोर्ट नंबर, फोटो और फिंगरप्रिंट 4 अलग अलग श्रेणियों में तैयार कर मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है। हाल ही में कुख्यात मयंक सिंह को अजरबैजान से भारत लाए जाने के बाद पुलिस का मानना है कि इस नई रणनीति और विदेशी एजेंसियों के सहयोग से राज्य में संगठित अपराध तथा रंगदारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। देवघर नगर निगम के करीब 500 सफाई कर्मचारियों ने भविष्य निधि पीएफ भुगतान, हर महीने की 10 तारीख तक वेतन सुनिश्चित करने और दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी की 3 प्रमुख मांगों को लेकर 11 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी नेता संजय मंडल ने निगम प्रशासन पर लंबे समय से जायज मांगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, जिससे शहर के विभिन्न मोहल्लों और बाजारों में कचरे का ढेर लगने और स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। दूसरी ओर नगर निगम के डिप्टी मेयर ने इन समस्याओं को पुराना बताते हुए कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है और कहा है कि प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रहा है, जिसे आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। झारखंड के बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड की प्रतिभाशाली लोक कलाकार बबीता हेम्ब्रम का चयन संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के प्रतिष्ठित बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए किया गया है। संथाली लोकनृत्य और लोकसंगीत के संरक्षण तथा संवर्धन में उनके अद्भुत योगदान को देखते हुए छऊ केंद्र के समन्वयक डॉक्टर संजय की अनुशंसा पर उन्हें इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया है। उनकी इस बड़ी उपलब्धि से स्थानीय कलाकारों और आदिवासी समाज में खुशी की लहर है और यह आधुनिकता के दौर में पारंपरिक लोककला को जीवित रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर उभरी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन और अन्य कल्याणकारी सामग्रियों का बैकलॉग एकमुश्त खरीदकर पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर ली है। वर्तमान में राज्य के करीब 68 लाख परिवारों को जून माह का चावल सुचारू रूप से मिल रहा है, लेकिन अंत्योदय परिवारों के लिए 18 महीने की चीनी, 9 महीने की मुफ्त दाल, 8 महीने के नमक और 6 महीने की धोती साड़ी योजना का बैकलॉग चल रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अनुसार विभागीय समीक्षा के बाद टेंडर निकालकर एकमुश्त सामग्रियों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि लाभुकों को उनका बकाया राशन जल्द से जल्द एक साथ उपलब्ध कराया जा सके। झारखंड सरकार ने 21 जून को होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योगमय झारखंड 2026 से 27 के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत रविवार होने के बावजूद राज्य के सभी सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूल खुले रहेंगे और स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम पर सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए 12 से 15 जून तक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि 16 से 20 जून तक स्कूलों में रोजाना 45 मिनट का योगाभ्यास और विभिन्न जागरूकता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशानुसार स्कूलों में अब हर दिन पहली क्लास शुरू होने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन अनिवार्य कर दिया गया है और योग दिवस के सफल क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी। झारखंड के रामगढ़ जिला प्रशासन के प्रयासों से स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित लगभग 2 टन आम की खेप को यूनाइटेड किंगडम यूके निर्यात के लिए रवाना किया गया है। उपायुक्त ऋतुराज ने समाहरणालय परिसर से पतरातू,
दुलमी और मांडू प्रखंड के किसानों के इस उत्पाद को हरी झंडी दिखाई, जिसे कोलकाता में गुणवत्ता परीक्षण और प्रसंस्करण के बाद वैश्विक बाजार में भेजा जाएगा। इस अनूठी पहल से रामगढ़ के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज के मार्गदर्शन में जिला समाज कल्याण कार्यालय और JSLPS द्वारा निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग व अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान 2026 की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत उपायुक्त ने अधिकारियों को नशामुक्त समाज की शपथ दिलाने के साथ ही एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में भ्रमण कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। लोहरदगा में वरिष्ठ IRS अधिकारी निशा उरांव के नेतृत्व में आदिवासी पारंपरिक बहुस्तरीय व्यवस्था ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभाओं, पैसा कानून और रूढ़िजन्य अधिकारों के संरक्षण की मांग की है। संगठन ने गैर पारंपरिक प्रशासनिक ढांचों, बिना अनुमति के आयोजित होने वाली चंगाई सभाओं और धर्मांतरित व्यक्तियों द्वारा पारंपरिक व धार्मिक पदों जैसे पाहन महत्व पर काबिज रहने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केवल स्थापित पारंपरिक पदों वाली ग्राम सभाओं को ही मान्यता दी जाए और भूयरी पहनाई भूमि को पुनः ग्राम सभा के नियंत्रण में सौंपा जाए। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ईरान पर आज रात 11 जून की रात भीषण हमला करने की कड़ी चेतावनी दी है और दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान की नौसेना, वायुसेना तथा एयर डिफेंस सिस्टम को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। ट्रंप ने भविष्य में ईरान के खार्ग आइलैंड समेत अहम तेल व गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने की बात भी कही है, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला के मामले में किया गया था। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड CENTCOM ने ईरान के तेहरान और बंदर अब्बास सहित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास के क्षेत्रों में हवाई हमले कर उसके सैन्य नेटवर्क और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया था। इस कार्रवाई के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन की दिशा में मिसाइलें दागी, जिससे जॉर्डन में मिसाइलें नष्ट की गईं और बहरीन में नुकसान हुआ। इस बढ़ते सैन्य टकराव ने 2 महीने पुराने युद्ध विराम के बाद शांति वार्ता की उम्मीदों को फिर से संकट में डाल दिया है। ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले के बाद लापता हुए चालक दल के 24 भारतीय सदस्यों में से 3 की मौत की पुष्टि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा की गई है, जिस पर भारत ने कड़ी निंदा जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित आवाजाही की मांग की है। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि निर्देश न मानने के कारण इस ईरानी तेल टैंकर पर सटीक हमला किया गया था, जिसके 24 घंटे के भीतर ही ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक और जहाज को निशाना बनाए जाने की घटना सामने आई है। ओमान में भारतीय दूतावास इंडिया इन ओमान स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर शिनास बंदरगाह के पास हुई इस नई घटना की स्थिति पर पूरी सतर्कता से नजर बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और तृणमूल कांग्रेस TMC के भीतर 20 लोकसभा सांसदों व 64 विधायकों की बगावत के बीच पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता और राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाइक ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर बंगाल के सबसे बड़े संगठनात्मक स्तंभ माने जाने वाले बड़ाइक राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की कार्यशैली, साइन गेट घोटाले और TMC के कांग्रेस में विलय की खबरों के चलते लंबे समय से क्षुब्ध चल रहे थे। उनका यह अप्रत्याशित कदम ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी के लिए उत्तर बंगाल के चाय बागान क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा झटका है, जो ये दर्शाता है कि पार्टी इस वक्त गहरे राजनीतिक संकट और आंतरिक वजूद की लड़ाई से जूझ रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस TMC के जारी संकट के बीच जादवपुर की सांसद सायोनी घोष, माला रॉय और शताब्दी रॉय समेत 20 सांसदों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती देते हुए बागी रुख अख्तियार कर लिया है। दलबदल कानून से बचने के लिए इन बागी सांसदों ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष से संसद के भीतर एक स्वतंत्र ब्लॉक के रूप में मान्यता देने की मांग की है, जो केंद्र की NDA सरकार को बाहर से समर्थन देगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में हुई इस गुप्त बैठक के बाद ममता बनर्जी का संसदीय ढांचा पूरी तरह ढहने की कगार पर पहुंच गया है, जबकि कोलकाता में भी पार्टी के 64 विधायक पहले ही बगावत कर चुके हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की खाली हो रही राज्यसभा सीटों के चुनाव में वैध उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर रहने और कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के चलते भाजपा और कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। इसके तहत राजस्थान से भाजपा के सतीश पूनिया, वल्का गुर्जर और कांग्रेस के नीरज डांगी, जबकि मध्य प्रदेश से भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल व महेश केवट निर्विरोध चुनाव जीतकर संसद के उच्च सदन पहुंचे हैं। होर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच बीते 4 दिनों में 3 विदेशी कमर्शियल जहाजों एंटी मेरीवेक्स, एंटी सेटेबेलो और जलवीर पर हुए अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है।
इस गंभीर घटना पर भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित समुद्री आवाजाही सुनिश्चित करने तथा इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। सरकार ने मृत नाविकों के परिवारों के लिए सीमेन वेलफेयर फंड सोसाइटी के माध्यम से 10 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की है, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड CENTCOM ने ईरानी नाकेबंदी तोड़ने वाले जहाजों पर हेलफायर मिसाइल दागने सहित अपनी सैन्य कार्रवाइयों को जारी रखने का दावा किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 11 से 13 जून तक देश के उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इस दौरान दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जहां धूल भरी आंधी और 80 किलोमीटर घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं चलने की आशंका है, वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम जैसे पूर्वी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण भारत के केरल और तटीय कर्नाटक सहित अधिकांश राज्यों में भी इस पूरे सप्ताह मानसूनी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसके मद्देनजर विभाग ने देश भर के प्रभावित इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।